हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। अभी तक हम लोग डील कर रहे थे पेपर 7 को सीजीपीएससी के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको पेपर का सिलेबस एक बार फिर से डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। जो पोर्शन हम डील कर रहे थे वो था पार्ट 2, जिसमें मेनली हम इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में बात करना था। इसमें मुख्यतः जो टॉपिक्स हैं वो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के टॉपिक हैं, जिसमें आपने देखे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और उसके जितने भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और कुछ क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा न्यूज में है, उनके बारे में हमने बात किया है। अब देखिए, इसी टॉपिक में एक लास्ट चीज जो बचती है वो है स्पोर्ट्स इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यदि आप देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय और नेशनल दोनों, देश के और विदेश के दोनों जो स्पोर्ट्स हैं और उनके जो मेजर कंपटीशन है, इनके बारे में भी हमें बात करना है। बट देखिए, इसका यदि आप ट्रेंड देखेंगे तो ये केवल 2 और 4 नंबर में इसका 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो ये जो है बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है ओवरऑल देखा जाए। बट मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बट कब कराऊंगा? ये पूरे बाकी सारे के सिलेबस हो जाने के बाद। ये क्योंकि कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इसे लास्ट में करेंगे। अभी के लिए हमारा पार्ट 2 का सारा सिलेबस पेपर 7 का हो चुका है, जिसमें हम स्पोर्ट्स वाले इवेंट को लास्ट में डील करेंगे, ठीक है, जब पेपर 7 के बाकी रिमेनिंग सिलेबस खत्म हो जाते हैं। तो पार्ट 2 हमारा स्पोर्ट्स को छोड़कर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 1 जो है वो बात करेगा वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉस, यानी कि कल्याण विकास कार्यक्रम एवं उनके कानून। तो यहां पर हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम समाज के बारे में बात करेंगे। और आप देखोगे समाज से एसोसिएटेड बहुत सारे सोसाइटल लेजिस्लेशंस की भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे ही जिस राज्य में हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, उस राज्य में भी समाज की प्रथाओं को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन, कानून बनाए गए हैं। जैसे कि यदि आप देखोगे तो जब हम ब्रिटिशर्स के समय की बात करें, ठीक है, अंग्रेजों के समय की बात करें, तो अंग्रेजों के समय में आप देखोगे एक प्रैक्टिस थी सती, यानी कि कोई विधवा जब होती थी महिला तो उसे क्या होता था, अपने ही पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। माना जाता था, ये प्रथा क्या थी कि पति जो पत्नी है वो पति के साथ ही विलीन हो जानी चाहिए, ये इसकी प्रथा थी। अब ये जो सती प्रथा थी इसे कैसे बैन करा गया, इसे बैन किया गया। एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, एक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन किया अंग्रेजों के साथ मिलकर, और इसी के चक्कर में क्या हुआ, 1829 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत क्या हुआ, सती की जो प्रथा है उसे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। इसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया, इसे कह दिया गया अब ये परमिटेड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक तत्व हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, कानून के जरिए कंट्रोल करते हैं आज के जमाने में। क्या ये सिर्फ पुरानी बात है अंग्रेजों के जमाने में? नहीं, अभी के समय में यदि हम देखें तो जैसे कि चाइल्ड लेबर है, ठीक है, चाइल्ड लेबर आज की डेट में ये एक सामाजिक प्रथा है, बहुत बार यूज होता है। क्या चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ये भी यदि आप देखोगे अखी तीज वगैरह में, राजस्थान में जाओगे तो बाल विवाह बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो अब इन सारी सामाजिक प्रथाओं के जो हमें लगता है जो संसद के हिसाब से आज के समय के अनुरूप नहीं है, उन्हें क्या किया जाता है, एक लॉ पास किया जाता है, एक कानून के जरिए इन प्रैक्टिसेस को रेगुलेट किया जाता है। या तो इन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है या तो समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाया जाता है। तो ये जो है ये है सोसाइटल लेजिस्लेशन, ठीक है। लेकिन सोसाइटल लेजिस्लेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, ये सब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें शुरुआत करना है, इसका कीवर्ड जो है सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि समाज। तो समाज क्या है?
समाज से जुड़े क्या क्या पहलू होते हैं, समाज के कितने प्रकार होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी कहां से आया और इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो सोसाइटी यदि आप देखोगे तो एक लैटिन शब्द है जिसका मूल शब्द है सोशियस। सोशियस का अर्थ होता है बीइंग विथ अदर्स, यानी दूसरों के साथ रहना। तो सोसाइटी का मूल अर्थ क्या होता है? मूल अर्थ जो है सोशियस शब्द से निकला है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है दूसरों के साथ रहना। यानी कि हम समाज की बात करें तो समाज में क्या होता है, मान लीजिए ये हम एक समाज या सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये समाज में क्या हुआ, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है समाज के लिए? पीपल, लोग, बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है, ये लोग क्या रहेंगे, एक इनके जीवन के जीने की एक शैली रहेगी, यानी कि इनकी सभ्यता रहेगी, इनकी संस्कृति रहेगी। तो यानी कि इन लोगों का एक कल्चर होगा, समाज होगा। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब सारी चीज होती है, एक जीवन जीने की शैली होती है, वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग में क्या क्या आ जाता है? आप क्या कपड़े पहनते हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आप कौन से धर्म को मानते हो, आप क्या खाना खाते हो, आप कैसी वेशभूषा पहनते हो, आप लोगों से कैसे बात करते हो, क्या बड़ों को आप आदर देते हो, या आपके महिला और पुरुष में क्या कैसा प्रकार का व्यवहार किया जाता है, क्या समानता है, क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पर पुरुष प्रधान, पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है, समाज है। ये सारे प्रकार की जो चीजें हैं वो आ जाती हैं कल्चर में। अब इसके अलावा ये देखिए, ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर लोग रह रहे हैं, ये है सोसाइटी के एलिमेंट्स। तो एक डेफिनेट क्या होगी, टेरिटरी, यानी कि एक क्षेत्र होगा, उसी के अंदर लोग रहेंगे, वो एक सोसाइटी या समाज बनता है। ये जो लोग रहेंगे, ये ऐसा नहीं कि एक लोग रह रहे हैं दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर ये समाज का पार्ट बनते हैं। तो यदि मान लीजिए एक सोसाइटी है जहां पर कुछ लोग हैं लेकिन वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो क्या वो समाज बना? वो समाज नहीं बना। समाज लोगों से बनता है जो एक क्षेत्र में रहते हैं और जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक कल्चर को, एक संस्कृति को शेयर करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भली भांति इंटरैक्ट करते हैं। ये होता है सोसाइटी या समाज। बात समझ में आई? दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या होगा, लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो एक विभिन्न, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में या जगह में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए एक कल्चर को शेयर करते हैं, एक संस्कृति को शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग थे, ये क्या थे, ये लोग आपस में इंटरैक्ट करते थे, ये क्या बनते हैं, ये एक सोशल ग्रुप बनते हैं, यानी कि सामाजिक समूह जो एक दूसरे से ज्यादा रिलेट करते होंगे। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप मान लीजिए, आप देखे होंगे, आप मान लो एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो, तो आपका जो इंटरैक्शन होगा ज्यादातर किनसे होगा? वो कौन कौन सा ग्रुप होगा? वो आमतौर पर युवा ग्रुप होगा। यदि कोई जिम वाला एसोसिएटेड है, कोई ज्यादा एथलेटिक है, तो हो सकता है वो जिम का ग्रुप या स्विमिंग पूल के ग्रुप वालों से ज्यादा इंटरैक्ट करे। ठीक है, वो उनकी कंपनी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे समूह, ऐसे सामाजिक समूह जहां पर आप कंफर्टेबल रहते हो, जहां पर आप एक दूसरे के साथ रेगुलर बातचीत करते हो, इंटरैक्ट करते हो, उसे कहा जाता है सामाजिक समूह। और ये क्या करते हैं, ये एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि आप एक क्षेत्र में रहते हो, जैसे कि हम रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अब मैं ओरिजिनली हूं अंबिकापुर से, तो मैं जब अंबिकापुर आता हूं, मान लीजिए मैं कभी बाहर जाता हूं, अभी ही कुछ समय पहले मैं कुछ काम से मुंबई गया था, तो जब मैं मुंबई से वापस आया, मैं अपने क्षेत्र में आके, छत्तीसगढ़ में आकर मुझे बड़ा अपनापन लगा, यार अपना घर, अपनी भूमि में वापस आ गया। ये होती है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि
ये मेरा घर है, ये मेरी अपनी भूमि है, इसी क्षेत्र में मैं बिलोंग करता हूं। ये फीलिंग आती है टेरिटरी से, जो हम बोलते हैं अपनी मातृभूमि से। ठीक है, तो ये टेरिटरी कहां से आती है? ये टेरिटरी आमतौर पर आप देखोगे ये किसी क्षेत्र में डिफाइन नहीं होती है। ये जब हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के जैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, वो मिलके एक टेरिटरी बनाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि यदि आप ये देखो, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये भारत का जो क्षेत्र है, ये है पंजाब। ठीक है, पंजाब के इधर ये बॉर्डर आ गया, इंटरनेशनल बॉर्डर आ गया। इंटरनेशनल बॉर्डर के इधर पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, ये दोनों जो पंजाब हैं वो कैसे हैं? नदी के प्लेन से बने हुए हैं और प्लेन एरियाज हैं। तो यदि आप देखोगे तो दोनों क्षेत्र के बीच में जब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, एक संस्कृति थी। वो कौन सी संस्कृति थी? वो संस्कृति थी पंजाबी संस्कृति। लेकिन जैसे जैसे ही विभाजन हुआ भारत का, तो समय के साथ क्या हुआ, जो पाकिस्तान का पंजाब था उसमें अलग संस्कृति डेवलप हो गई, और वैसे ही जो भारत का पंजाब है उसकी संस्कृति अलग हो गई। दोनों का इंटरैक्शन कम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? संस्कृति में विभाजन आ गया। आज की डेट में आप देखोगे पंजाब का पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान के जीवन शैली में बहुत ज्यादा अंतर है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कल्चरल डिफरेंस ड्यू टू बाउंड्री। बाउंड्री यानी विभाजन के कारण क्या हो गया, जो दोनों समान संस्कृति थी, जो समान सोशल ग्रुप थे, सामाजिक समूह, उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं हुआ तो अंतर आ गया। यानी कि हो सकता है देश के बंटने के कारण क्या होता है, बदलाव हो जाए, ऐसे संभवता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि आप यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे तो यहां पर मैं आपको फिर से एक नया फिनोमिना बताता हूं। तो ये वाला जो है यहां पर है म्यांमार, ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इन राज्यों में आप देखोगे ये आया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड दिस इज मिजोरम। इन राज्यों में बहुत सारे जनजातियां रहती हैं, ट्राइबल ग्रुप, और इस ट्राइबल ग्रुप का जो रिश्ता है वो म्यांमार की जनजातियों के साथ भी है। और आज भी यहां पर क्या होता है, लोगों के बीच में इंटरैक्शन है, लोग बॉर्डर को फ्रीली क्रॉस करते हैं और बॉर्डर के पार जाके शादियां करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, और दोनों के बीच का इंटरैक्शन अभी भी है। तो हो सकता है विभाजन, बाउंड्री आने की वजह से डिवीजन हो जाए, जैसे कि हमने पंजाब में देखा, जो पाकिस्तान का पंजाब और भारत के पंजाब में था। हो सकता है ना भी आए, जैसे म्यांमार और भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियों में है। तो बात समझ में आई? कभी भी हम समाज की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लोगों के बीच का इंटरैक्शन। यदि इंटरैक्शन खत्म हो गया तो वो समाज क्या होता है? समाज नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं समाज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर के बारे में। मैं आपको बता ही दिया, जो भी हमारे जीवन जीने की शैली है उसे हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज के कितने प्रकार हैं और टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, जब हम शुरुआती दौर से समझ रहे हैं, यानी कि जब ह्यूमन रेस आदमी के रूप में जन्म हुआ से लेकर आज के जमाने तक, तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया है वो आता है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी विकास जब भी हुआ है तो भारत की जो समाज का जीने की शैली है, एक कल्चर है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वही हमें समझना है कैसे कैसे। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले इंसान कैसे रहता था? हंटिंग एंड गैदरिंग करता था, यानी कि शिकार एवं संग्रहण सोसाइटी। यहां पर क्या खेती करता था इंसान? यहां पर कृषि नहीं करता था, एग्रीकल्चर नहीं करता था। कृषि नहीं करता था तो क्या होता था, ये एक जगह पर कभी भी ज्यादा समय तक नहीं रहते थे। ये क्या करते थे, पहले उस जगह पर जहां पर किसी भी मान लो शिकार खोजते हुए एक क्षेत्र में आसपास घूमते रहे,
तो शिकार के बेसिस में ये आसपास घूमते रहे, जहां पर फल अच्छे मिले, जहां पर शिकार अच्छे मिले, उस क्षेत्र में रहे। जैसे ही लगा कि यहां पर शिकार कम होने वाले हैं, तो शिकारी भी अपना जो है सीजन के हिसाब से दूसरे क्षेत्र में चले गया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान जब रहने लग गया तो उसने क्या करा, एक चीज देखा, उसने खेती करना सीख लिया। जब उसने खेती करना सीख लिया, खेती करना दो चीजों से सीखा। देखिए, सबसे पहले खेती करने के लिए एक जो चीज है, एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई जो थी प्लॉ की। प्लॉ मतलब हल। जब हल चलाना सीख लिया, हल चलाना सीखने से क्या हुआ, पेड़ काटना आसान हो गया। एक बार लोहे का, आयरन की जब डिस्कवरी हो गई तो क्या हुआ, पेड़ को भी काट लिया और हल भी बना लिया। और उसके बाद जब सीड्स समझ गए, बीज और कृषि करने का तरीका सीख लिया, तो वो एग्रीकल्चर में आ गया। जब वो एग्रीकल्चर में आ गया तो क्या एक क्षेत्र में बड़े समय तक रहता, बिल्कुल रह सकता था। तो आगे पीछे शिकार के लिए उसे क्या होना, खोजना नहीं पड़ा, बार बार भटकना नहीं पड़ा। एक क्षेत्र में अब वो क्या हुआ, रहने लग गया, और यहां से उसके समाज में बड़ा बदलाव आया। आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बाद क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, अब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करने लग गए। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, अब देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही कृषि हुई तो कृषि के साथ जो उत्पादन था, प्रोडक्शन, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यदि उत्पादन बढ़ गया तो एक और कम्युनिटी आ गई जिसका नाम था ट्रेडर्स या व्यापारी। तो ये व्यापारी क्या करे, इस ट्रेड को लेकर और कहीं कहीं और जाने लग गए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे से मिलने लग गए, और इसी के साथ क्या हुआ, एक नया चीज हुई जो थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, प्रौद्योगिकरण। प्रौद्योगिकरण में क्या हुआ, फैक्ट्री सेटअप होने लग गई, और फैक्ट्री सेटअप होने के बाद धीरे धीरे जब और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तो वहां पर आ गया पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर आज हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सिटीज जो उत्पादन नहीं बल्कि सेवाओं से डोमिनेट करती हैं, वो अंतरराष्ट्रीय सिटीज, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, जैसे कि टोक्यो हो गया। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, सारे के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पर मुख्य क्या है, समझ में आ गया, 4 प्रकार की सोसाइटी यदि हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 4 प्रकार के सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी आई, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, और फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। एक एक करके हम सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। तो जब से भारत या विश्व में जैसे ही ह्यूमन रेस आई, ये कब आई, 12,000 साल पहले से लेकर क्या हुआ, इंसान कैसे जीवन जी रहा था, वो जीवन जी रहा था या तो शिकार करके, हंटिंग करके, या तो जो फल थे या जो पेड़ से जो भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते थे उन्हें गैदर करके खाता था। ये जो था, इस सोसाइटी को हम कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। बिल्कुल सरल सी बात है। तो ये जो सोसाइटी थी, क्या ये बहुत ज्यादा विकसित सोसाइटी थी? नहीं, इनको तो खेती करना भी नहीं आता था। तो ये प्रिमिटिव टूल्स, जैसे कि कैसे कैसे टूल्स थे इनके पास, पत्थर के टूल्स, या इनके पास कोई लकड़ी मिल गई तो वुड के टूल्स, इस प्रकार के टूल से ये शिकार करते थे। ज्यादातर जो पहनावा था बहुत सिंपल था। जो कपड़े थे, कपड़े कैसे पहनते थे, जो प्राकृतिक तौर पर जो सब्सटेंस मिले गए, पदार्थ मिले गए, जैसे कि फूल पत्ती, उन्हीं से अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ढकते थे, और बाकी जो अंग थे वो खुले बदन ये घुमा करते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पोर्शंस को कवर आउट करते थे फूल पत्ती से, बाकी जो है कवर आउट नहीं करते थे। यदि हम आर्थिक तौर पर देखें तो क्या आर्थिक तौर पर इनके पास कोई बड़ा विकास हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। तो आर्थिक तौर पर इकोनॉमी बिल्कुल ही बैकवर्ड थी। और यदि हम बात करें, अब जब कोई खुले में रहता है तो आप देखे होंगे वो क्या करते हैं, जब हमारा साइंस कमजोर होता है तो जो भी फोर्सेस ऑफ नेचर रहते हैं, प्राकृतिक के जो फोर्सेस रहते हैं, उनसे क्या होता है, लोग डरते हैं, उनको समझते नहीं हैं। तो इन्हीं प्राकृतिक जो फोर्सेस है इनको वर्शिप करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे कि आप आज भी हमारे यहाँ जनजातियां रहती हैं, तो जनजातियां लोग
हर जो प्राकृतिक फोर्स है उन्हें वर्शिप करते हैं। जैसे कि लोग आप देखोगे जल, जल के गॉड थे वरुण, ठीक है। पानी, जो पानी तो जल ही हो गया, वायु, ठीक है, वायुपुत्र हनुमान, ठीक है। ये सभी जो भी नेचुरल फोर्स है, थंडर इंद्र हो गया। तो हर जितने भी प्राकृतिक फोर्स है उनको वर्शिप किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, साइंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। इसी वजह से जो जो प्राकृतिक फोर्स से ये डरते थे, जो इनका नुकसान पैदा कर सकते था, उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हम जानते हैं। यदि आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर में इनकी जो संस्कृति है बहुत ज्यादा तेज है। आप देखोगे हमारे ही राज्य में, छत्तीसगढ़ में, बहुत प्रकार की हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पेंटिंग्स हैं, ठीक है, केव्स हैं, हम देखेंगे स्कल्पचर हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ये बहुत ही रिच संस्कृति है, ठीक है। ऐसा नहीं है इनकी संस्कृति हमारे से कोई भी पिछड़ी है, इनकी संस्कृति बहुत अच्छी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, सेक्स रेशियो, मैंने आपको क्या बताया था? सेक्स रेशियो जो ट्राइबल लोगों का है वो कितना है? 991, जबकि ऑल ओवर इंडिया का सेक्स रेशियो है 940। तो इनका सेक्स रेशियो, लिंगोपात क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था इनमें जो महिलाओं का जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, महिलाओं को पुरुष के बराबर ही माना जाता है। मैंने आपको मिजोरम का भी उदाहरण दिया था। जब मिजो में, यदि आप मिजो ट्राइब में जाओगे, मिजोरम में देखोगे, तो वहां पर जो मैक्सिमम बिजनेस ओनरशिप है वो विमेन के द्वारा है, महिलाओं के द्वारा है, ठीक है। और यदि आप देखोगे इनमें एक दूसरे पर बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर क्या है? परस्पर निर्भरता है। तो एक ग्रुप जो है यदि कर रहा है तो खेती करते हैं, तो वहीं पर बच्चे लोग खेती में पेरेंट्स की हेल्प करते हैं फैमिली में। वहीं पर आप देखोगे समाज के बाकी जो बड़े मेल पुरुष रहते हैं वो गार्ड करते हैं कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, पूरी जो कम्युनिटी है आसपास से जाते हैं। तो मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सादी सोसाइटी है। जो खाना पीना कैसे करते थे? हंटिंग करके और गैदरिंग करके, आपस में परस्पर बहुत ज्यादा प्यार था। सिंपल सी सोसाइटी है, आर्थिक कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, परस्पर भाईचारा और कम्युनिटी वाली फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो पहला सामाजिक क्रांति आई वो यहीं से आई जब क्या हुआ? खेती करना इंसान सीख गया। तो यहां से पहली जो सामाजिक क्रांति शुरू हुई। कैसे ये शुरू हुई? अब देखो, जैसे ही खेती करना सीख गया तो हुआ क्या? अब वो जो हंटिंग एंड गैदरिंग करके जो वो घूमने फिरने वाली नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, उससे क्या हो गया? ये एक परमानेंट एक जगह पर रहने लग गए। और जहां पर परमानेंट रहने लग गए तो जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो अब हम समझते हैं, वो है एग्रीकल्चर सोसाइटी, कृषि की सोसाइटी। सबसे बड़ा क्या हुआ? देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं भारत का केस लेकर। ये जो है, ये है, आप यदि देखोगे तो ये जो है ये बिहार है, ठीक है, बिहार। अब बिहार में यदि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो बिहार में आप देखोगे जितने भी महत्वपूर्ण डायनेस्टी हैं वो आप देखोगे वो बिहार में ही सबसे पहले शुरू हुई थी। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तब देखना आप इस चीज को रिलेट करना। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, बिहार की यदि आप भूमि देखोगे तो ये गंगा का प्लेन एरिया है, ठीक है, गंगा का प्लेन एरिया है। तो गंगा का प्लेन एरिया में क्या हुआ? प्लेन जमीन, समतल भूमि मिली, प्लेन एरिया। दूसरा क्या मिला? गंगा के आसपास है तो पानी की अच्छी सुविधा मिली। इसी क्षेत्र में आप देखोगे जब लोहा डिस्कवर हुआ तो क्या हुआ? हल यहां से तुरंत चलाने लग गए, हल मिल गया, ठीक है। तीसरी चीज आप देखोगे यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से खेती हुई। इन कारणों की वजह से आप देखोगे जितने भी बड़ी डायनेस्टी है, कौन कौन सी डायनेस्टी? पहले थी नंदा डायनेस्टी, उसके बाद में आई, आप देखोगे जितनी भी डायनेस्टी है, अशोका की डायनेस्टी जो कि थी मौर्य डायनेस्टी, इसके बाद आएंगी गुप्ता डायनेस्टी, और जितनी भी डायनेस्टी हैं, ये तो मैं कुछ ही मेंशन किया हूं, सब इसी क्षेत्र से निकली। क्यों निकली? क्योंकि यहां पर कृषि अच्छे से हुई। कृषि अच्छे से होती है तो कारण क्या होता है? यदि एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो
यहां पर बहुत ज्यादा टैक्स मिल जाता है राजाओं को। इस टैक्स से क्या होता था, ये अपना एक बड़ा साम्राज्य किंगडम बना सकते थे, जिसमें ये सोल्जर्स को सैलरी दे सकते थे कैश में इस टैक्स के कारण, और इसी की वजह से बड़े साम्राज्य बने। यानी कि आप हिस्ट्री में देखोगे जब जब खेती अच्छी हुई है तभी बड़े साम्राज्य बने हैं। यानी कि बड़े साम्राज्य, एम्पायर, किंगडम बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या चीज है कि कृषि बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से बिहार वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी कृषि हुई और वहां पर बड़े बड़े किंगडम बने भारत के इतिहास में। अब इसमें क्या हुआ, हल का डेवलपमेंट हुआ और कृषि करने का जब हमने सीख लिया मनुष्य ने, तो वहां से क्या हुआ, कृषि की सोसाइटी डेवलप हुई। ठीक है, अब यहां पर यदि आप सबसे महत्वपूर्ण फीचर देखोगे तो इनकी जो इकोनॉमी का जो मेजर पिलर था वो क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एक्टिविटी थी, गतिविधि थी। और कृषि में क्या होता था, हल चलाने के लिए क्या चाहिए, हल चलाने के लिए चाहिए एनिमल्स। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे जो जानवर थे उन्हें भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल को क्यों पालतू बनाया गया, इससे क्या होता था, पहली चीज सुरक्षा मिलने लग गई। एक ही जगह रहते थे तो कुत्ते जो रहते थे सुरक्षा देते थे, इसी वजह से ग्रेजुअली वुल्फ से इवोल्यूशन हो गया डॉग्स में, और डॉग्स बड़े ही फेथफुल बन गए ह्यूमंस के, अभी तक चलते हैं। दूसरी चीज हमें क्या मिल गए, प्लॉ एनिमल्स मिल गए, हल चलाने के लिए क्या मिल गए, जानवरों की सहायता मिल गई। तीसरी चीज यदि हम बात करें तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने लग गए, जैसे कि शिप से क्या मिलने लग गया, वूल मिलने लग गया। जैसे कि गोट और कैटल काऊ से क्या मिलने लग गया, दूध मिलने लग गया। तो ये सारी चीज से क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। ठीक है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब देखो जैसे ही एग्रीकल्चर हुआ तो क्या हुआ, अब लोग एक जगह पर बड़े समय तक रहने लग गए, तो यहां पर बड़े बड़े साम्राज्यों का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ। साम्राज्य में क्या होता है, एक राजा होता है और राजा की कुछ प्रजा होती है और इसके कुछ जो होते हैं मंत्री होते हैं। ये मंत्री लोगों ने, जिसमें ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा ऊंची कम्युनिटी के थे, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहने लग गए वर्ण सिस्टम। तो ये जो है पूरा का पूरा जो सोसाइटी है, समाज है, 4 वर्णों से बना है, 4 जातियों से बना है। हालांकि जाति और वर्ण में थोड़ा सा अलग होता है, वर्ण ज्यादा सही है। वर्ण में जिसमें आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण सिस्टम आ गए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबका, अब इसका क्या काम था, इसका था कि समाज में अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं सबको अलग अलग काम असाइन किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का क्या, समाज के लोगों के काम के कारण उनका विभाजन किया गया। तो ब्राह्मणों का क्या काम था, सब हम जानते हैं, पूजा पाठ करना। क्षत्रियों का काम था शस्त्र उठाना। वैश्या जो थे व्यापारी थे, और शूद्र थे जो सबसे निम्न क्लास के लोग थे, उन्हें शूद्र कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, जैसे कि चमड़ा बनाने वाले या जो भी अन्य कैटेगरी। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं, ये किस लिए डिवाइड किया गया था, ताकि काम काज में कभी भी समाज में कोई डिवीजन ना हो, कोई टेंशन ना हो, तनाव ना हो। ये जो है वर्ण सिस्टम यहां से शुरू हुआ। और इसी के साथ जैसे ही वर्ण सिस्टम आगे बढ़ने लग गया तो ब्राह्मण लोग पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रूल्स बनाने लग गए। इस वजह से आप देखोगे प्रथा और परंपरा की शुरुआत हो गई और अलग अलग प्रकार की प्रथा जो है समाज में फॉलो होने लग गई। अब इसके बाद भी जो लोगों के बीच में था वो क्या था, आपस में परस्पर मेल था, कॉपरेशन था, और एक साथ शांतिपूर्वक एक समाज बनकर लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए रहते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम क्या आप देख रहे हो, यहां पर सबको अलग अलग ड्यूटी दे दी गई। ये बिजनेस करेंगे, ये शस्त्र उठाएंगे, ये पूजा पाठ करेंगे। तो क्या हो गया, हर को एक एक समाज में रोल मिल गया, आपका काम ये है।
और इसी के आधार पर धीरे धीरे क्या हुआ, जॉब स्पेशलाइजेशन, नौकरी विशेषज्ञता पैदा होने लग गई। ये सबसे महत्वपूर्ण समाज में डेवलपमेंट है जो एग्रीकल्चर सोसाइटी के समय से शुरुआत हुई। बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और उससे एसोसिएटेड जो सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि औद्योगिक सोसाइटी। अब देखो हुआ क्या, हम बात करते हैं 1800 के आसपास। 1800 के समय में, 1800 से मैं बहुत लेट बोल दिया एक्चुअली, ये 1800 से प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेटअप हुआ। आप मान के चलो 1750 से शुरुआत हुआ, लेकिन आप 1700 से 1750 में यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो 1730 के आसपास समय माना जाता है जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या था? अभी तक जो यहां पर सामान बनाया जा रहा था वो कहां पर बनाया जाता था? घर के पीछे एक छोटा सा कुटीर उद्योग होता था, कॉटेज इंडस्ट्री, वहां पर सारे के सारे सामानों का उत्पादन किया जाता था। अब यहां पर क्या हुआ, बड़े पैमाने पर क्या हुआ, लोग कहां से शिफ्ट होने लग गए? लोग हाउस कॉटेज इंडस्ट्री से, कुटीर उद्योग से कहां पर शिफ्ट होने लग गए? लोग कारखानों की तरफ शिफ्ट होने लग गए। बड़े बड़े तौर पर फैक्ट्रीज आने लग गई जो हाथ से नहीं चलाई जाती थी, जिनमें एक स्टीम इंजन का निर्माण हुआ। ठीक है, इस स्टीम के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने लग गए और इनसे जो एनर्जी उत्पादन हुई उससे बड़ी श्रेणी में उत्पादन का जो भी चीजों का उत्पादन बढ़ गया, जैसे कि कपड़े उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब उद्योगों का धीरे धीरे बढ़ते गया। सबसे पहले कहां पर शुरुआत हुई? ब्रिटेन में विश्व स्तर पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर हैं। सबसे पहले आप देखोगे हम कहां से चले गए, घर से हम चले गए फैक्ट्री की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी चीज, अब जैसे जैसे हम फैक्ट्री की ओर चले गए तो ये फैक्ट्री में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो होता है वो इस फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, मालिक है, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। दूसरा जो है वो है लेबर, ठीक है, लेबर क्लास, जो इन ओनर के लिए काम करते हैं। तो ये सोसाइटी में जो है दो प्रकार का विभाजन हो गया। अब जैसे जैसे समय बढ़ते गया तो क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट थे, जो मालिक थे प्रौद्योगिकी, उनका जो है विकास स्तर बहुत ज्यादा बढ़ते रहा, वहीं जो लेबर थे उनका विकास स्तर बहुत कम हुआ। तो दोनों के बीच की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, दोनों के बीच में क्या हुआ, अंतर बदलते गया। ये कौन है? ये ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं और ये जो है ये लेबर हैं। ये इनकी हम इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन की बात कर रहे हैं। और यहां पर है समय। देखिए ऐसे कर्व आप कुछ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो ये इंटरैक्टिव तरीके से हम छोटे तरीके से समझा सकते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ, जो ओनर है और लेबर है उन दोनों की स्थिति में, सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उनमें जो भिन्नता है वो क्या होने लग गई, समय के साथ देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इन दोनों के बीच की स्थिति बदलते गई और ज्यादा बदतर होते गई। इसी वजह से क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया एलाइड ग्रुप जो उच्च वर्ग बन गया और एक जो है निम्न वर्ग बन गया समाज में। तो औद्योगिकी जो औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या हुआ, समाज दो वर्ग में विभाजित हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। पैसे के तौर पर समाज दो वर्ग में विभाजित हो गया। अभी तक जो विभाजन मुख्यतः किस भर पे था, वो कास्ट के बेसिस पे था, वर्ण के बेसिस पे था। अब किस बेसिस में डिवाइड हो गया, पैसे के तौर पर, आय के तौर पर, एक जो है उच्च वर्ग बन गया, एक जो है निम्न वर्ग बन गया। बात समझ में आई? आगे हम बात करते हैं। देखिए अब आमतौर पर आप देखोगे, जैसे ये मान लीजिए जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा तो लोग एक जगह सेटल होने लग गए। धीरे धीरे क्या हो गया, शहर जो था वो और बड़ा बन गया, एक छोटे से मार्केट से बना और ज्यादा लोग आने लग गए, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, शहर बढ़ने लग गया। इसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। लोग ज्यादा शहर में रहने लग गए। लेकिन जैसे ही प्रौद्योगिक आया, औद्योगिक कोई फैक्ट्री सेटअप हुआ, तो फैक्ट्री को कहां किया गया, जमीन सस्ती के चक्कर में शहर से बाहर सेटअप किया गया।
ये जो है फैक्ट्री बाहर सेटअप किया गया। तो अब लेकिन काम करने के लिए लोग यहीं से आते थे, कुछ यहां पर भी रहने लग गए। तो यहां पर क्या हुआ, रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, रोड। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, क्या हुआ, ये जो पूरा है एक बड़ा क्षेत्र बन गया। इसे हम कहते हैं सब अर्ब, सबर्ब बन गया। ठीक है, यानी कि उपनगरी बन गई। ये जो था ये मेन सिटी थी और ये सबर्ब था, लेकिन पूरा का पूरा रोड से डेवलपमेंट होने लग गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, आप देखोगे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है एक ही नगर का पार्ट बन गया। जैसे आज से आप कुछ समय बाद देखोगे तो रायपुर बिलासपुर का जो हाईवे है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि रायपुर और बिलासपुर क्या होंगे, ट्विन सिटी बन जाएंगे। दोनों आप आसपास कनेक्टेड रहेंगे। जो आज की डेट में हमें 1.5 घंटा लग रहा है रायपुर बिलासपुर में पहुंचने में, आप देखोगे आज से 10 साल बाद वही समय 30 से 40 मिनट हो जाएगा, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। एक आध फास्ट स्पीड ट्रेन आ गई तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो शहरीकरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अधिकतम लोग जो है शहर में रहने लग जाएंगे। बात समझ में आई। उपनगरों का भी विकास होगा, जो रोड है उनका बहुत तेजी से विकास होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, लोग आपस में ट्रैवल करने के लिए ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां भी खरीदेंगे। दोनों 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर का क्या होगा, बहुत तेजी से सेल होगी और इसके कारण प्रौद्योगिकी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो है ये आपको समझना है, अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ेगा। और जब लोगों के पास आय आएगी तो क्या होगा, लोग ज्यादा आधुनिक तौर तरीके में जीने लगेंगे, मॉडर्नाइजेशन उनमें बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये जो है ये है प्रौद्योगिक सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अगला है वो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट औद्योगिक समाज। अब देखिए, पोस्ट इंडस्ट्रियल मतलब कि प्रौद्योगिकी होने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद की क्या स्थिति है वो आपको समझना है। वो होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप आज की डेट में यूएस की बात करोगे, अमेरिका की बात करोगे, अमेरिका में आप देखोगे वहां पर सर्विस बेस्ड, सेवाएं बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कहां पर होती है, वैश्विक स्तर पर चाइना पर होती है। भारत में आप आ जाओ, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैसे वाली नगरी है कौन सी है, मुंबई है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वित्तीय कैपिटल जो है भारत का। क्या मुंबई में कोई मैन्युफैक्चरिंग सिचुएटेड है, नहीं है। तो मुंबई कैसे पैसा कमाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अलावा बिजनेस जिसमें ट्रेडिंग आती है, आप देखोगे आईटी इंडस्ट्री से, कुछ बेसिक छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो इंपॉर्टेंस है, प्रौद्योगिकी का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होते जाएगा। इसे हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पर आप देखोगे तो सर्विस यानी कि सेवाएं और टेक्नोलॉजी दोनों का महत्वपूर्ण है। सबसे एग्जांपल यदि आप देखोगे, दुनिया की आज सबसे बड़ी रईस कंपनी कौन सी है, एप्पल है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक मेटा सेम हो गई। इसके अलावा देखो एनवीडिया अभी अभी आई, कहां पर बेस्ड है सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ दम कंपनीज आर बेस्ड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां पर है, यूएस पे है। क्या ये जो कैलिफोर्निया ग्लोबल सिटी है, एक वैश्विक नगर है, क्या इस नगरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, नहीं होती है। फिर भी आप देख लो, एक दिन व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, एक दिन इंस्टाग्राम डाउन हो जाता है, हमारी जिंदगी उथर पुथर मच जाती है। ये एक ग्लोबल सिटी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी सिटी, उदाहरण के लिए आप समझो कैलिफोर्निया, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं जो सेवाएं और टेक्नोलॉजी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर इन पोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज का महत्व है, पोस्ट मॉडर्न सिटीज का महत्व है। और ये क्या करते हैं, ये मास प्रोडक्शन, अपना जो प्रोडक्ट है उसको पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर लॉन्च करते हैं और उसका प्रभाव ग्लोबल लेवल पर होता है। ठीक है, ये आपका समझना है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की यदि हम बात करें तो क्या यहां पर हम उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं,
नहीं भैया, आइडिया की बात कर रहे हैं। बात कर लो एलॉन मस्क की। मस्क का आइडिया जो है स्पेस एक्स में क्या है कि हम स्पेस में जाकर लोगों को भेजेंगे, स्पेस से एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक नया आइडिया है, इस आइडिया पर उनकी जो है कंपनियां चल रही हैं। अब बात कर लो टेस्ला की, हम ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च करेंगे। ये एक आइडिया है और इस आइडिया के बेसिस पर वो एक विजन बना रहे हैं जिस पर ये कंपनी चल रही है। ठीक है, बिकती कितनी है टेस्ला की गाड़ी? अरे भैया, हम जो टॉप हमारे यहाँ की जो गाड़ियां हैं मारुति और इनके सामने कोई टेस्ला कई नंबर्स में स्टैंड करती है? बिल्कुल नहीं। ये चलती है अपने आइडिया के चक्कर में। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ऐसी ऐसी सोसाइटी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो शिक्षा का लेवल है बहुत ज्यादा होना चाहिए, स्किल्स जो हैं बहुत ज्यादा होना चाहिए उच्च शिक्षा की, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इससे रिलेटेड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण नए टेक्नोलॉजी है, नई प्रौद्योगिकी है, उसमें विकास की बात की गई है। एक और जो बात आप देखोगे, वर्क प्लेस कहां पर हो रहा है? बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन देती हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्टेड है। इसकी वजह से आप देखोगे गूगल में बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती हैं। कभी यूट्यूब में देखना गूगल के एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो वो घर में भी काम करना चाहता है। आप कैलिफोर्निया में जाओगे तो वहां पर लोग जो है मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा मानते हैं। कंज्यूमर कल्चर को बोलते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे घर में एक एक लोग 3-3 फ्रिज रखते हैं, 4-4 गाड़ी रखते हैं। सारे के सारे सामान, क्योंकि इनकी जो आय होती है, इनकी जो इनकम होती है बड़े शहरों के पोस्ट मॉडर्न सिटीज के लोगों की बहुत ज्यादा होती है। इस इनकम से ये ज्यादा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं, सेविंग्स में कम ध्यान देते हैं और प्रेजेंट कंज्यूमर लाइफस्टाइल में ज्यादा जीते हैं। इसे हम कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। और जैसे कि मैंने बताया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा का पूरा ये ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, वैश्विक एम्पायर की बात करते हैं। इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, इनका जो मार्केट है अब एक राज्य में नहीं है, एक देश पे नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे विश्व में है। गूगल की सर्विसेज विश्व भर में अवेलेबल है। ठीक है, ये जो है ग्लोबलाइजेशन है। और इन्हीं के कारण आप देखोगे, इनके कारण ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस क्या हो रहे हैं, लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल समझने लगे हैं। इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा है और इसी वजह से आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे जो नैतिकता है, मोरल वैल्यूज है सोसाइटी की, कहीं ना कहीं गिरी है। ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। अब देखिए, आज का जो बेसिक वीडियो था, इसमें हमने पढ़ा कि समाज क्या होता है, समाज के कितने प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भारत का समाज है उसके क्या मुख्य विशेषताएं हैं, और फिर हम भारत के समाज से रिलेटेड जितने भी सोसाइटल लेजिस्लेशंस हैं, ये लेजिस्लेशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ का सरकार ने जो ड्राफ्ट किया है, उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये नया टॉपिक है, पुराने टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझसे पूछेगा। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।